क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ कहां किया गया? वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पारितोषिक किसको प्रदान किया जाएगा? और एवा मुर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ कहां किया गया? जगन्नाथ विद्या कानुका स्कीम जो हाल ही में लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और इस जगन्नाथ विद्या कानुका योजना के तहत बच्चों को एजुकेशनल किट प्रदान की जाएगी जिसका शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने। इमेज में देख सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन इस योजना से जुड़े हुए हैं, वो बन सकते हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किसने किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। इस योजना के लिए राज्य कितने रुपए का खर्च करेगा? राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। और योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे। और इस किट में कौन कौन सी चीजें होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो, इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कानुका दिए जाएंगे जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, क्या 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का 1 सेट, नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा इस किट में। और जिसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने। बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है और बच्चों के यह अभ्यास में काफी मददरूप भी होगी। और दोस्तों, जब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में था कि हाल ही में रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति कहां हुई है? आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है जो रेनाटी चोल युग का यह दुर्लभ शिलालेख है। और भी एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार बिलासुरगम गुफा के जीर्णोद्धार की योजना बना रही है? आंध्र प्रदेश सरकार। और तब भी मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था। इस राज्य की 3 कैपिटल को लेकर भी आंध्र प्रदेश सुर्खियों में रहा था। और यह 3 कैपिटल कौन कौन सी मैंने आपको कई बार बताया है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश जिसकी वर्तमान कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और भाषा के तौर पर अलग होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य भी बना था 1953 में। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? दोस्तों, 6 कैटेगरी में 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और यह लास्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसके लिए 2 अर्थशास्त्रियों को चुना गया है। और दोनों अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री है। इनके नाम है पॉल मिलग्रॉम। क्या नाम है? पॉल मिलग्रॉम। और दूसरे है रॉबर्ट विल्सन। यानी कि दोनों को यह अर्थशास्त्र का वर्ष 2020 का नोबेल पारितोषिक दिया जाएगा। यानी कि हमारा सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यह दोनों को यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन और क्वेश्चन बनता है
कि पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन किस देश के अर्थशास्त्री हैं। यहां जो पहले नंबर पर है वो है पॉल मिलग्रोम और दूसरे नंबर पर है वो है रॉबर्ट विल्सन, और वो दोनों अमेरिका देश के अर्थशास्त्री हैं। और वो कहां पढ़ाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों अर्थशास्त्री किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। तो याद रखो, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और दोनों को यह 2020 का इकोनॉमिक्स का यह नोबेल पुरस्कार मिला है, और दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कौन सा हमारे समाज के लिए प्रदान किया जो नोबेल पुरस्कार 2020 मिला। तो याद रखो, नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए दोनों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए मूल रूप से स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार दिया जाता था। यानी कि यह जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज है जिसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, और यहां पर भी लिखा है 1968 में यह पुरस्कार की शुरुआत हुई। लेकिन अन्य जो नोबेल प्राइज है जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। तो देखो, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए मूल रूप से स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार दिया जाता था, और यह पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था, और अब इसे नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान भी मिल गई है। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए किसके साथ 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, भारत देश ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सी, ADB के साथ एक समझौता किया है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सी परियोजनाओं को सफल बनाने हेतु यह 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पत्रिका गेट, जिसका भी हाल ही में जयपुर में लोकार्पण किया गया। यह पत्रिका गेट तब भी सुर्खियों में था राजस्थान। तो देखो, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और ADB के भारत में स्थायी मिशन के कंट्री डायरेक्टर कौन है? ताकेओ कोनिशी। क्या नाम है? ताकेओ कोनिशी। वो ADB में भारत में स्थायी मिशन के कंट्री डायरेक्टर है, यह बात भी याद रख लीजिए। और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था। हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? यहां देख सकते हैं, मोक्ष कलश योजना को मंजूरी देने वाली यह सरकार थी राजस्थान की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, और राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और जयपुर में हाल ही में पत्रिका गेट का लोकार्पण किया गया। और किसने लोकार्पण किया? आपको याद है? बहुत ही बढ़िया, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। ADB की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। और ADB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। और ADB के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 67। और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, कामधेनु दीपावली मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जो भी हम दीपावली के अवसर पर दीप जलाते हैं, तो दीप जलाने के लिए यह जो चीज बनती है वो गाय के गोबर से बनी हुई होती है। और इसीलिए कामधेनु दीपावली मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखो,
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष कौन है? गुजरात के वल्लभ भाई कथीरिया, जो इमेज में देख सकते हैं वल्लभ भाई कथीरिया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। और कामधेनु आयोग ने दीपावली के दौरान 11 करोड़ घरों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दिए पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया है। यानी कि अब हम जो चाइनीज दिए जलाते थे वो अब नहीं जलेंगे, अब जलेंगे यह गाय के गोबर से बने हुए दिए। और यहां पर क्या लिखा है? शुभ एवं लाभ। तो इस तरह के गाय के गोबर से बने इस तरह के सुशोभन भी आप दीवार पर लगा सकते हैं। और कामधेनु दीपावली अभियान क्या है? इस साल दीपावली से पहले ही गाय के गोबर से बने दिए, धूप बत्तियां, स्वास्तिक, पेपरवेट, हवन सामग्री और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाना शुरू हो गया है। और अब हम स्वच्छ भारत को बनाने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बना एक चिप, यानी कि जिसका नाम है काव डुंग चिप, लॉन्च किया है। इमेज में देख सकते हैं वल्लभ भाई कथीरिया ने ही कल ही इसे लॉन्च किया। और इससे मोबाइल हैंडसेट का रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है, यह बात भी कही थी। 5वां क्वेश्चन, एवा मुर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी? आपने एक फिल्म देखी होगी नायक, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसमें अनिल कपूर जी ने एक अहम किरदार निभाया है एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनने का। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, देख लीजिएगा। लेकिन इसी तरह की घटना हाल ही में सुर्खियों में आई है। एक दिन के लिए एक 16 साल की लड़की जिसका नाम है एवा मुर्टो, वो किस देश की प्रधानमंत्री बनी? वो दोस्तों फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनलैंड। और दोस्तों 16 साल की यह लड़की फिनलैंड देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। तो और भी क्वेश्चन सामने आए। एवा मुर्टो किस खास दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और इस दिवस को चिन्हित करने के लिए वो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और एक दिवस के लिए प्रधानमंत्री बनने का यह उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यह एक मैसेज पूरे विश्व को देने के लिए यह एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी। और किस कार्यक्रम के भाग के रूप में एवा मुर्टो ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था? गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम। क्या? गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। लेकिन फिनलैंड देश की जो प्रधानमंत्री है वो भी दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। यहां आप देख सकते हैं, नाम है सन्ना मरीन। क्या नाम है? सन्ना मरीन। सिर्फ 34 साल की आयु में वो फिनलैंड देश की वर्तमान प्रधानमंत्री भी है, वो बात भी याद रख लीजिए। लेकिन 16 साल की यह एवा मुर्टो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली है। कहां की? वैक्सी की रहने वाली। और बात करते हैं फिनलैंड देश की, तो फिनलैंड से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में आया था कि रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? फिनलैंड देश में। और जब रवीश कुमार फिनलैंड देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो किसका स्थान लेंगे? वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, रवीश कुमार वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है? विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में। लेकिन रवीश कुमार किसका स्थान लेंगे फिनलैंड में? वाणी राव का। इमेज में देख सकते हैं वाणी राव का स्थान लेंगे रवीश कुमार, और वो फिनलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। और बात करते हैं फिनलैंड देश की, तो आप मैप में देखिए यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड, और फिनलैंड की कैपिटल का नाम है हेलसिंकी। फिनलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? साउली निनिस्तो। इमेज में देख सकते हैं। और फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री सन्ना मरीन, और फिनलैंड की करेंसी है यूरो। क्या? यूरोजोन का एक कंट्री। छठा क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया गया? नेशनल पोस्टल वीक कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में जारी है। कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के इस वीक को नेशनल पोस्टल वीक के तहत मनाया गया। किसके द्वारा? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन यहां मैंने जो आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे हैं वो भी कुछ सप्ताह से जुड़े हुए हैं। जैसा कि 2 से 8 अक्टूबर कौन सा सप्ताह मनाया गया?
वन्य जीव सप्ताह। तो 4 से 10 अक्टूबर तक की समयावधि को कौन से सप्ताह के रूप में मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड स्पेस वीक। क्या? वर्ल्ड स्पेस वीक। और वो भी बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन बात करते हैं नेशनल पोस्टल वीक की। तो 9 अक्टूबर 2020 को विश्व डाक दिवस, क्या वर्ल्ड पोस्टल डे के अवसर पर भारतीय डाक विभाग 9 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह यानी कि नेशनल पोस्टल वीक के रूप में मना रहा है। कब? 9 से 15 अक्टूबर तक नेशनल पोस्टल वीक मनाया जा रहा है। और विश्व डाक दिवस वर्ष 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और वर्ष 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। लेकिन भारतीय डाक का इतिहास भी आज हम जान लेते हैं। वर्ष 1541 में शेरशाह सूरी ने बंगाल और सिंध के बीच 2000 मील की दूरी के लिए घोड़ों के माध्यम से डाक सेवा की शुरुआत की थी। यानी कि यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, हमारे किस सम्राट ने यहां घोड़ों के माध्यम से डाक सेवा की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव, वर्ष 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक नियमित डाक प्रणाली की भी स्थापना की थी। तो आपको यह बात भी याद रखनी है क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल से जुड़े बहुत से क्वेश्चन भी क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में कवर कर लिए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, पूरे भारत में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला किसने शुरू की थी? पूरे भारत में सरस्वती विद्या मंदिर नामक स्कूलों की एक श्रृंखला जिसकी शुरुआत की थी नानाजी देशमुख ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नानाजी देशमुख। और हमने नानाजी देशमुख को याद क्यों किया? क्योंकि हाल ही में 11 अक्टूबर 2020 को हमारे भारत देश के 2 महानुभावों का जन्म दिवस मनाया गया। तो और भी क्वेश्चन बन सकता है। देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जन्म जयंती कब मनाई गई? 11 अक्टूबर 2020 को। और नानाजी देशमुख के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इनसे पहले मैंने आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में बता दिया था। पता है ना? वेरी गुड। नानाजी देशमुख, जिसका नाम है चंडिका दास अमृतराव देशमुख, और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। और ऐसे हमारे भारत के महानुभाव जिसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, नानाजी देशमुख को। और इसीलिए हमारे इस महानुभाव के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो देखो, नानाजी देशमुख लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य और जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1977 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और आगे चलकर वो लोकसभा के सदस्य भी बने थे। उन्हें वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और पिछले साल 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था हमारे नानाजी देशमुख को। और हमारे नानाजी देशमुख से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नानाजी देशमुख ने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया था? मध्य प्रदेश में। और जिसे देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है। किसे? यह चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है। और उन्होंने पूरे भारत में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी। और अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत न्यूनतम स्वीकार्य निवेश कितने ग्राम स्वर्ण होगा? हाल ही में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और यहां न्यूनतम स्वीकार्य निवेश है 1 ग्राम स्वर्ण। क्या? 1 ग्राम स्वर्ण, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक यानी कि 6 श्रृंखलाओं में जारी किए जाएंगे। कितनी? 6 श्रृंखलाओं में जारी किए जाएंगे। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कुछ विशेषताएं की बात करूं
तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा और इसकी समयावधि 8 वर्ष की होगी और 5 वर्ष के बाद इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएं और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बॉन्ड के तहत न्यूनतम स्वीकार्य निवेश 1 ग्राम स्वर्ण का होगा और संयुक्त स्वामित्व के मामले में पहले आवेदक के लिए निवेश की सीमा 4 किलोग्राम होगी। कितनी? 4 किलोग्राम। और 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसने की है? एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा हमारे भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस स्कीम की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्मला सीतारमण। तो देखो, निर्मला सीतारमण बोले तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत यानी कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। इसका मकसद है खर्च बढ़ने से बाजार में पैसा आएगा और फिर से हमारा जो चक्र है वो गतिमान होगा और इस तरह कोविड-19 के चलते जो मंदी हमें बाजार में दिख रही है इससे बाहर निकालने के लिए यह स्कीम को लॉन्च किया गया है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गुड्स या सर्विसेज के लिए किया जा सकता है जिन पर 12% या उससे अधिक जीएसटी लगता है और कर्मचारियों को अपने खर्चे के साथ जीएसटी बिल भी पेश करना होगा। यह बात भी निर्मला सीतारमण जी ने की। 10वां क्वेश्चन, सदर जापारोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम है सदर जापारोव और वो इसी देश के, जो यहां आप फ्लैग देख रहे हैं, तो इस देश के वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्या आपको हिंट मिल गई? इस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान। क्या? किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सदर जापारोव और यह हाल ही में ऐसा इश्यू आया है कि वहां किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो देखो, किर्गिस्तान संसद में राष्ट्रपति जेनबेकोव द्वारा सदर जापारोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और किर्गिस्तान का विरोध 11 दलों के बीच विभाजित है जो कबीले के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और देश की राजधानी बिश्केक में हाल ही में कर्फ्यू भी लगाया गया है और इसीलिए यह बात सुर्खियों में आई। बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो आप मैप में देखिए यहां पर है इंडिया से यहां चाइना और हमारे भारत देश के ऊपर ही स्थित है यहां पर किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है बिश्केक और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और किर्गिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सोरोंबाई जेनबेकोव और सोरोंबाई जेनबेकोव ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है सदर जापारोव को और किर्गिस्तान के एक प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। देखो, हाल ही में मुखमदकली अबिलगाजीएव ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तब भी मैंने आपको किर्गिस्तान के बारे में बताया था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी किसने दी? दोस्तों, इसी तरह जड़ के साथ वृक्ष को उठाया जाता है, दूसरी जगह इसे प्रत्यारोपण किया जाता है। इसी को बोलते हैं वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, जिसको मंजूरी दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। तो देखो, अरविंद केजरीवाल बोले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी यानी कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी का यह उद्देश्य क्या है? आपको भी सुर्खियों में कहीं पढ़ने को सुना मिला होगा कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और वहां का जनजीवन है वो असामान्य हो रहा है, क्योंकि वहां पर जीने के लिए जो शुद्ध हवा होनी चाहिए वो अब नहीं है और इसीलिए यह कदम उठाया गया, वो वाकई में प्रशंसनीय है। तो दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पेड़ों को संरक्षित रखना इस पॉलिसी का उद्देश्य है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, इसे उखाड़कर किसी और जगह पर प्रत्यारोपित किया जाएगा।
हालांकि यह पॉलिसी 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर लागू नहीं होगी। 10 या उससे कम पेड़ों को गिराने पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। और बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। और दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई। और दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दिल्ली है वो दोस्तों यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, यमुना नदी। 12वां क्वेश्चन, देव विचवा करणी निम्न में से किस महानुभाव की आत्मकथा का नाम है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इस आत्मकथा का विमोचन किया और इस किताब की फ्रंट पेज भी आप देख सकते हैं। नाम है देव वेचावा कारणी। और यह हमारे किस महानुभाव? तो याद रखो, बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का नाम है। बाला साहेब विखे पाटिल वो एज राजनीतिज्ञ भी थे। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया और प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी रखा गया है। यानी कि एक सोसाइटी का नाम भी बदल दिया गया है। और डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और वर्ष 2016 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं बाला साहेब विखे पाटिल को। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? देह विचवा करणी, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो इस मराठी सेंटेंस का मीनिंग होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित करना। अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित करना, जो इसका अर्थ होता है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पाए जाने वाले 35% से अधिक लेपिडोप्टेरा प्रजातियों का निवास स्थल है? लेपिडोप्टेरा प्रजातियों का निवास स्थल है हिमालय। क्या? हिमालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। और सुर्खियों में क्यों आया? हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए एक अध्ययन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बढ़ते औसत तापमान के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लेपिडोप्टेरा यानी कि तितलियों और पतंगों की जो प्रजातियां है इसे बोलते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा की कई दर्जन प्रजातियां पहले की तुलना में उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में निवास करने लगी है। और आपको भी पता है कि हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बर्फ पिघल रही है तो तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए जो लेपिडोप्टेरा प्रजातियां है वो कहीं ऊंची जगह पर अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ रही है। तो आवास स्थल की ऊंचाई औसतन 1000 मीटर हुआ करते थे, लेकिन अध्ययन के अनुसार लेपिडोप्टेरा की 7 प्रजातियां ऐसी स्थान पर पाई गई जो वर्तमान समय में पिछले आवास स्थल की तुलना में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निवास करने लगी है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स फाइनल का खिताब किसने जीता? 2020 का फ्रेंच ओपन हाल ही में समाप्त हुआ और महिला सिंगल्स का खिताब सिर्फ 19 वर्षीय इस महिला ने जीता। नाम है इगा स्वितेक। क्या? इगा स्वितेक। और वो किस देश की है? पोलैंड देश की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है, सिवा एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के अलावा सभी ने सही आंसर दिया। और इनके मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। एक हमारे नए सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है ओम कुमार सिंह और वो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो हमें पूछते हैं कि वेयर इज योर कोचिंग सर। हम ऑनलाइन एजुकेशन ही देते हैं, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हम जितना हो सके इतना बेस्ट करंट अफेयर देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है। तो दोस्तों ओमकार सिंह आपका भी स्वागत। और पंचाल कंदरपा उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राकेश कुमार उन्होंने भी सही आंसर लिखा है इगा स्वितेक और वो पोलैंड देश की है। 19 साल की यह इगा स्वितेक ने यह फ्रेंच ओपन 2020 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। मीर सोनल फ्रॉम गुजरात साइला से। अकरम हसन उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तुषार ओझा सही आंसर देने के लिए धन्यवाद।
हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है PS रोजासरा, प्रज्वल कामले। प्लीज प्रज्वल जी आप यहां करेक्शन कर लीजिएगा, आपने आंसर लिखा है सोफिया केनिंग, आपका आंसर गलत है क्योंकि ईगा स्वीतेक ने सोफिया केनिंग को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नीलेश पाटनवाड़िया आपका आंसर बिल्कुल सही है। नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर से, सोलंकी जयश्री वो भी गुजरात के सुरेंद्रनगर से। हमारे और भी 4 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है आशीष राउत, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मकवाणा प्रेम जी, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद गुजरात से, और विकास कुमार जल गोविंद चाक आपका आंसर बिल्कुल सही, वेल डन। इसी तरह सही आंसर देने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में लुइसियाना, टेक्सास और मिसिसिपी राज्यों को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।